तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं ब्राह्म चिन्ह पंक्चुएशन। तो दोस्तों आप इससे अलग चैप्टर की तरह भी पढ़ सकते हैं या फिर वाक्य भेद वाले चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से ये कर सकते हैं। लेकिन इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वाक्य भेद और ब्राह्म चिन्ह दोनों को एक ही साथ करेंगे, क्योंकि ये भी वाक्य भेद का ही पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। ठीक है, तो ब्राह्म का अर्थ है विश्राम या ठहराव। ठीक है, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। तो कुछ यहाँ पर ब्राह्म चिन्हों की बात की गई है जिनको हम वाक्यों में लगाते हैं, जिससे वाक्य का जो है मीनिंग क्या हो जाता है दोस्तों, अर्थवान स्पष्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक जैसे लिख के बताता हूँ, एक सेकेंड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करते हैं कि किसी ब्राह्म चिन्ह का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि पेंसिल से दिख रहा है, ये पेन से लिखना पड़ेगा, चलो दिख जाएगा। तो भाई ये आ रहा है रोको मत जाने दो। तो इसमें कोई अच्छे से मतलब स्पष्ट भाव नहीं हो रहा कि रोकना है किसी को या जाने देना है, ये भाव प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी को इस तरीके से लिखते हैं, रोको मत जाने दो, के दोनों वाक्य पूरे पूरे हैं, हाँ पूरे पूरे अभी तक तो ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पर एक कोमा लगा दें तो क्या हो जाएगा, रोको, यानी उसको रोक लो भाई, मत जाने दो, मत जाने दो, मत जाने दो, उसको रोक लो, मत जाने दो, उसको रोक लो, मत जाने दो, मत जाने दो, नहीं जाने दो। और पहले वाक्य में अगर हम यहाँ पे कोमा लगा दें हो जाएगा रोको मत, यानी उसको रोको मत जाने दो, जाने दो। और दूसरे में क्या है, मत जाने दो। ठीक है, तो जरा सा कोमा लगाने से, जरा सा ठहराव करने से इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो गया है। ठीक है, वही मीनिंग है किसका, पंक्चुएशन का, यानी ब्राह्म चिन्ह का। तो उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थ क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, उसका स्पष्ट मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कि रोको मत जाने दो, ये क्या है, एक सही तरीके से इसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता। वहीं अगर रोको के बाद हमने कोमा लगा दिया और मत जाने दो तो स्पष्ट भाव हो गया, वहीं रोको मत जाने दो में। ठीक है, अब इसका वही विशेषण बताया गया है। उपयुक्त उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ निकलता है। ठीक है, पहले में दूसरे में कह रहा था कि रोको मत जाने दो, और तीसरे में कह रहा है रोको मत उसको जाने दो। ठीक है, यानी एक दूसरे का उल्टा अर्थ हो गया, जबकि तीनों वाक्य में वही शब्द हैं। तीनों वाक्य में हमने शब्दों का प्रयोग तो भाई वही किया है। ठीक है भाई, दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने से किसी को न रोककर जाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। यानी पहले में हमें पता नहीं लग रहा कि हमें रोकना है या फिर जाने देना है। अतएव विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, सो दैट कि हम उसका मीन किसी भी वाक्य का एक स्पष्ट अर्थ निकाल सकें। तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है दोस्तों पूर्ण विराम या विराम, जिसको हिंदी में हम यूँ करके करते हैं, एक डंडा खींच देते हैं। उसके बाद आता है अर्धविराम, जिसको सेमीकोलन कहते हैं। उसके बाद आता है अल्पविराम, जिसको कोमा कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। और ये आता है विस्मय द्विबोधक चिन्ह, विस्मय विदो
चिन्ह जिसको हम एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं। उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जिसको इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। उसके बाद आता है योजक, निर्देशक डैश, ठीक है, ये दोनों तरीके से डैश ही होते हैं, लेकिन जो निर्देशक डैश होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और ये छोटा होता है। कोष्टक आता है, यानी कि करणी में या बोले तो ब्रैकेट में। उसके बाद आता है हंसप्रद, त्रुटिबोधक, जिसको हम त्रुटिबोधक भी कहते हैं हंसप्रद को। रेखांकन आता है, यानी कि किसी का अंडरलाइन कर देना। लाघव चिन्ह आता है और लोप चिन्ह आता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में यूज नहीं होता है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजी भाषा का वाक्य कंप्लीट होता है तो उसमें हम वाक्य के एंड पे एक बिंदु टोप देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं या फिर डॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो वही बिंदु आपको हिंदी भाषा में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही अलग है, यानी फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वही मिल जाएंगे जो अंग्रेजी भाषा में प्रचलित हैं। पूर्ण विराम के लिए बिंदु की जगह खड़ी पाई को अपनाया जाता है, यानी अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाया जाता है, बिंदु लगाया जाता है, और वहीं हिंदी में क्या लगाया जाता है, एक डंडा खींच दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। ओके गाइज, तो पूर्ण विराम हम देखते हैं। अगर आपसे इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी और अंग्रेजी में कौन सा ऐसा क्या है विराम चिन्ह है जो कि सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, दोनों में प्रचलित नहीं है, तो वो क्या है, फुल स्टॉप है, जो कि अंग्रेजी में है और हिंदी में नहीं है। उसके बाद है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। तो ये भी आ सकता है कि सबसे प्राचीनतम विराम क्या है, विराम चिन्ह कौन सा है, तो कौन सा है, फुल स्टॉप है। यानी कि फुल स्टॉप कैसा होता है हिंदी में, खड़ी पाई, यानी कि एक डंडा, पूर्ण विराम, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, यानी उसके बाद ये आ गया, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया, इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। बाकी और भी दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम होता है तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर डबल विराम है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का संजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मोम, शत्रुओं के लिए काल, ठीक है। इस तरीके के बाद भी हम क्या लगाते हैं, संध्या का समय, इसके बाद भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उसके बाद आता है गाइस अर्ध विराम, यानी कि सेमीकोलन। अगर आप टाइपिंग वगैरह की है कंप्यूटर में तो सेमीकोलन आपने अच्छे से देखा होगा। सेमीकोलन में क्या होती है, एक कॉमा होता है और एक ऊपर फुल स्टॉप होता है, इन दोनों को साथ में मिलाकर क्या होता है, सेमीकोलन होता है, पहचान रखनी है। तो ये कहता है जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में हमें देखना होता है जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा, पूर्ण विराम क्या होता है, कॉमा या अल्प विराम कह सकते हैं, अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो आमतौर पर क्या है, अर्धविराम 2 वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। वाक्य हमने देखा एक वाक्य का पार्ट जो थोड़े से अशुद्ध या असंबद्ध होते हैं, ठीक है। अगर उनमें हम ये अर्धविराम ना लगाएं तो उनमें संबंध स्थापित नहीं होता इजीली, ठीक है, जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता, यानी उनमें बीच में हम और लगा के नहीं जोड़ सकते। तो जैसे कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं, ठीक है।
तो इसमें माना गया है के बाद सेमीकोलन लगाया, यानी कि अर्धविराम लगाया, उसके बाद किंतु श्रीनगर में, यानी और से नहीं लगा जोड़ सकते इस वाक्य को, या और से इनका संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है और श्रीनगर में अलग ही किस्म के, तो और से जोड़ने में एक अच्छा संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा है, इसलिए हम अर्धविराम का यूज करते हैं और किंतु से जोड़ देते हैं। दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो अगर आपको ये तो याद रखना, उपाधि अगर कोई अपनी डिग्री के बारे में बता रहा है तो वहाँ भी अर्धविराम का ही यूज होगा, जैसे MA BEd, MA PhD, MSc DSc, ठीक है। तो इनके बीच आपने देखा यहाँ पर क्या है गाइस, अर्धविराम का ही प्रयोग हो रखा है। अब हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम बोले तो कोमा को ये वाला चिन्ह होगा, जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो और अल्प विराम का प्रयोग हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, यानी अल्प विराम क्या था, सेमीकोलन, तो यानी उसकी तुलना में और कम रुकना हो, यानी विराम का मतलब क्या होता है, वाक्य में ठहराव लाना, विश्राम करना, जिससे वाक्य का भाव जो है स्पष्ट और अर्थवान हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब पूरा रुकना है तो पूर्ण विराम, ठीक है, और थोड़ा रुकना है तो सेमीकोलन, अगर उस थोड़े से भी और थोड़ा कम रुकना है तो क्या आ जाएगा, अर्धविराम आ जाएगा। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कुछ स्थितियां बताई गई हैं कि इनमें कर सकते हैं। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जा सकता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा है, ठीक है। तो एक ही प्रकार के शब्द, यानी कि एक ही प्रकार के मिलते जुलते, जिसका भाव एक साथ प्रकट हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम से पहले और का प्रयोग किया जाता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा, ये क्या है, एक ही प्रकार के शब्द हैं। तो संपत्ति के बाद कोमा लगा दिया, भूमि के बाद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा। मान मर्यादा क्या है, अंतिम उसी प्रकार का शब्द है, तो अंतिम से पहले और का सब खो बैठा, ठीक है। हाँ, नहीं, अतः, वस्तुत, बस, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद, जैसे हाँ, लिख सकता हूँ, इनमें भी क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसे हाँ लिख सकता हूँ, नहीं यह काम नहीं हो सकता, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वस्तुत वह पागल है, ठीक है। इनके बाद भी सबके बाद कोमा है। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है। तो वाक्य या वाक्य के को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ, तो ये एग्जाम्पल बताया गया विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से, ठीक है। यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया, उसके बाद मैं समझता हूँ, यानी कि हमने उसके वाक्य के उपवाक्य यानी पार्ट को अलग अलग करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, अल्पविराम यानी कोमा का यूज किया जाता है। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्पविराम भी लगाया जाता है, जैसे रवि और रवि, तुम इधर आओ, तो रवि के बाद कोमा लगा देंगे। शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप और पुण्य, सच और झूठ, कल और आज, यानी शब्द युग्मों में, युग्मों मतलब दो शब्द का एक युग्म है, में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप और पुण्य, ठीक है, एक साथ आगे कोमा लगा दिया, उसके बाद सच और झूठ कोमा लगा दिया, उसके बाद कल और आज, अलगाव दिखाने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। पत्र में संबोधन के बाद, जैसे पूज्य पिताजी, ये आप लिखते हैं ना डियर सर, उसके बाद कोमा लगा के बाकी का आप पत्र लिखते हैं, तो मान्यवर या लिख देते हैं, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो महोदय आदि के। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भव्य, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्पविराम नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्पविराम आता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने, क्रिया विशेषण यानी महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तब प्रारंभ किया, तो यहाँ पर यहाँ कोमा आ गया। उसके बाद
क्रिया की विशेषता बताते हुए देखकर के बाद भी कोमा आ गया है। किंतु परंतु क्योंकि इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे आज मैं बहुत थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। तो किंतु परंतु क्योंकि इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे परंतु फल कुछ नहीं मिला, तो उससे पहले भी हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम किसी की तारीख लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, तो उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन के संवत के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर यानी महीने के बाद हमने कोमा लगा दिया, सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उद्धरण से पूर्व की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, यानी की जगह भी हम अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, लेकिन यहाँ पे हमने की जगह अल्पविराम लगा दिया। ठीक है राइट। अंकों को लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे अपने सब्जेक्ट के किसी के मार्क्स लिखने हैं कि मैंने पहले अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद मैं सकता हूँ कि क्रम से जैसे मैथ में मेरे आए 60 आए, 60, 70, 80, उसके बाद लास्ट वाले में और करके इतने लिख सकता हूँ। तो जब हम शब्द लगातार लिखते हैं, किसी भी प्रकार के शब्द हो, अंक हो, किसी प्रकार के अंक हो, तो उनमें भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्पविराम का प्रयोग लगा सकते हैं। जैसे भागो भागो आग लग गई है, ठीक है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति यानी एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो वहाँ भी हम कोमा का प्रयोग करेंगे। जहाँ यह, वह, अब, तब, तो या आदि शब्द लुप्त हों, यानी ये शब्द लुप्त हों जो आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। जैसे वह कब लौटेगा कह नहीं सकते, वह कब लौटेगा कह नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लुप्त है, यह लुप्त है, यानी वह कब लौटेगा यह हम कह नहीं सकते, तो वह कब लौटेगा के बाद हमने कोमा इसलिए यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है गाइज। उसके बाद ये हमारा हो गया तीसरा, क्या हो गया, विराम चिन्ह हो गया। उसके बाद चौथा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो प्रश्नवाचक को हम अब देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इंटेरोगेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह का, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, यानी इसमें पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। वह क्या खा रहा, पता नहीं चल रहा क्या खा रहा है। ठीक है, तो क्या है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो क्या खा रहा है या कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए, यानी क्या खा रहा है, ये क्या है, संदेह है उसको, ठीक है, या पता ही नहीं अभी, संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है, क्या कहा, यानी संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जा सकता है, और पता नहीं है जब भी प्रकट किया जाता है। क्या कहा, वह अमीर है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों आता है विषयादि बोधक चिन्ह, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसका ये इस तरीके से होता है। अब इसको कहाँ यूज किया जाता है, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह वाह आप यहाँ कैसे पधारे, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो क्या है, आश्चर्य। संबोधन सूचक शब्द के बाद, जैसे मित्रों, यानी हम किसी को संबोधन करें तब भी हम एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं, यानी विषयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ साथियों, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इस चिन्ह को लगाएंगे। अतिशयता को प्रकट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कभी कभी 2-3 विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग
किया जाता है। यानी अतिशयता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 भी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मर गया, मतलब एक ही शब्द में अरे वह मर गया, शोक महाशोक। ठीक है, अरे वह मर गया तो शोक करना है या महाशोक करना है। इसके बाद भी हम 2 या 3 विषयाधिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद गाया जाता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। तो ये अगर 2 इस तरीके से हम लगा देंगे तो ये जाएगा डबल इन्वर्टेड कोमा, और ये इसको सिंगल भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको कब लगाते हैं देखते हैं। किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका दूसरे उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, यानी कोई हम वाक्य कह रहे हैं, तुलसीदास ने कहा, इसमें इन्वर्टेड कोमा लगा दिया यानी उद्धरण चिन्ह लगा दिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, फिर से इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। या फिर ये कह रहा पुस्तक समाचार पत्र आदि का नाम, यानी हमने कोई अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हम किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हैं कि इस पुस्तक से लिया गया है, तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस, यहाँ पे हमने सिंगल वो लगा दिया। एक अनुपम कृति है। लेखक ने कहा, मैं जानता हूँ कि पुस्तक की छपाई संतोषप्रद नहीं है, पर कल ही प्रकाशक महोदय कह रहे थे ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया। ठीक है, ये भी क्या है गाइस, किसी और के शब्द को ज्यों का त्यों रखा गया है, तो वहाँ भी हमने इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद हमारा 7वां विराम चिन्ह आता है योजक। योजक बोले तो हाइपन, हाइपन बोले तो एक तरह से डैश की तरह होता है, थोड़ा छोटा होता है उससे। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे समासिक पदों या पुनरुक्त और युगम शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो, राष्ट्रभक्ति। तुलनावाचक सा, सी, से के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, इनके पहले भी हाइपन का यूज किया जाता है, यानी योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, खाना वाना। ठीक है, मकान उकान, इस तरीके से भी हम जमीन जायदाद, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह, जिसको हम क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह निर्देश की तरफ ध्यान देता है, यानी योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक क्या था दोस्तों, हाइफन था। हाइफन से थोड़ा बड़ा कौन सा होता है, निर्देशक, जिसको डैश बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। संवादों को लिखने के लिए, जैसे रमेश, यानी अब रमेश कह रहा है, फिर सुरेश कहेगा, फिर महेश कहेगा, फिर जविंदर कहेगा, ये क्या जाएगा, संवादों को लिखने में यूज किया जा रहा है। यानी रमेश तुम कहाँ रहते हो, रमेश कह रहा है किसी से कि तुम कहाँ रहे, तो मोहन कह रहा है मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया, ये जो है ये क्या है, निर्देशक, यानी मोहन ने कहा, इस बात का निर्देश दे रहा है ये। ठीक है, कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, इसके बाद भी क्या आता है, निर्देशक चिन्ह आता है। महेश ने कहा, महेश ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। किसी प्रकार की सूची के पहले, अगर हम किसी की सूची लिख रहे हैं, उससे पहले भी आता है निर्देशक चिन्ह। जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, उसके बाद राजीव, रमेश, मोहन, श्याम, राकेश, इस तरीके से। जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच के उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम बाजार से कुछ सामान, जैसे श्याम बाजार से कुछ सामान, उसके बाद आ गया निर्देशक चिन्ह, दाल सब्जी खरीदने गया। उसके बाद दोस्तों अपना आता है कोष्टक, 9वां आता है कोष्टक, यानी कि ब्रैकेट। तो कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। यानी कोष्टक के भीतर वाक्य की में हम बात करें, ना कि मैथ वगैरह में, तो कोष्टक यानी ब्रैकेट के भीतर हम उस सामग्री, यानी उस
शब्द को रखते हैं जो वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है, यानी उसको हम वाक्य से हटा भी दें फिर भी वाक्य का मीनिंग लग सकता है। भाई इसको यूज क्या करते हैं दोस्तों, कई बार वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा सा टिपिकल होता है, हार्ड होता है या इजी नहीं होता है, उसका ही उस हार्ड वाले शब्द का इजी मीनिंग लिखने के लिए हम उसके जस्ट बाद ही ब्रैकेट में उसका इजी मीनिंग लिख देते हैं। तो इजी मीनिंग और हार्ड मीनिंग, अगर इजी मीनिंग को हटा के दें फिर भी वो जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण ही रहेगा। ओके, देख लेते हैं। जैसे क्रिया के भेदों, जैसे अगर हम या तो फिर किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि क्रिया के भेद 4 प्रकार के होते हैं, तो भेदों के बाद हम इसके भेद लिख सकते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेदों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं संक्रमक और आक्रमक के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो इससे थोड़ा स्पष्ट भी होता है और हमें पता भी चल जाता है। अगर हम क्रिया के भेदों के उदाहरण दीजिए ये भी लिखते तो सेंटेंस तो पूर्ण होता। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी सामर्थ्य, कई लोगों को सामर्थ्य का मतलब नहीं पता होता, तो आपकी सामर्थ्य ब्रैकेट में हमने लिख दिया सिंपल भाषा में शक्ति, आपकी शक्ति को मैं जानता हूँ। अगर हम शक्ति नहीं भी लिखते तो सामर्थ्य, उसको अगर नहीं पता होता तो अपने वो टीचर से किसी से पूछता तो उसको पता लग जाता कि भाई सामर्थ्य का क्या मतलब है। नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है। नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है, यानी कि कोई नाटक चल रहा है, कोई पार्ट चल रहा है और मेघनाथ को ये बोलना है कि लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने हो। तो लक्ष्मण मेघनाथ को वो थोड़ा आगे जाकर बोलना है, तो वो आगे जाकर को हम सेंटेंस में नहीं लिख सकते, उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं जिससे कि सेंटेंस की जो स्पष्ट भाव है या उसकी शोभा है वो अलग ना हो। ठीक है, जैसे मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर कहते हैं लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। उसके बाद है विषय, विभाग, सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए, जैसे शब्द के 3 भेद होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं, तो हमने अंकों को इसमें कर दिया ब्रैकेट में, एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद आता है दोस्तों हंसप्रद या त्रुटिबोधक, जिससे कैरेट भी अंग्रेजी में बोलते हैं। ये इस तरीके से है, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसप्रद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो ये एक तरह से फिर भी मतलब सेंटेंस तो लग रहा है कि भाई पूरा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जन्मसिद्ध में ये वाला चिन्ह लगाकर जन्मसिद्ध ऊपर लिख देंगे, तब भी ये वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेखांकन, अंडरलाइन। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, यानी किसी महत्वपूर्ण शब्द को, पद को वाक्य में अंडरलाइन या रेखांकित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है। ठीक है, और कुछ और इन शब्दों के अलावा कुछ और भी यहाँ पर शब्द होते हैं, जैसे विराम चिन्ह होते हैं। इन विराम चिन्हों के अलग जो हमने अभी तक देखे हैं, जैसे कि अपूर्ण विराम या उपविराम होता है, कोलन जिसको कहते हैं, जो इस तरीके से होता है, यानी रेशों की तरह होता है। आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का परिचय देने में, वस्तु या लेख के शीर्षक में, जन्म व मृत्यु में, जैसे हम ऐसा लिखते हैं ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लिख देते हैं 18/6/1992। ठीक है, ये 1993। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये वाला आ गया है। कुछ आता है मार्क ऑफ रिपीटेशन, यहाँ पे जहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर इनका भी प्रयोग किया था। शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बचाने में। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा से थोड़ा अलग होता है। इन्वर्टेड कोमा इस दिशा में होते हैं और इस दिशा में, और ये थोड़ा एक ही दिशा में होता है दोनों साइड से। विवरण चिन्ह तो ये होता है कोलन डैश, जो कि इस तरीके से होता है। वाक्यांश के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में
आदि चिन्ह का प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में भी मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। तारक चिन्ह स्टार लगा दिया, यानी हम तब लिखते हैं पैराग्राफ वगैरह स्टार्ट करते हैं। योग चिन्ह प्लस का चिन्ह हो गया, ये तो आप जानते होंगे। इक्वल चिन्ह बराबर का चिन्ह हो गया। ओब्लिक स्लैश जो लगाते हैं, ठीक है। दो या अथवा के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में, यानी जहाँ पे हम या अथवा लगाते हैं वहाँ पर स्लैश भी लगा सकते हैं। गोली बुलेट हम लगाते हैं, कई बातों को, मुख्य बातों को लिखते टाइम हम बुलेट का प्रयोग करते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते हैं। फिनिश मार्क हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टार बना दिए, सर्कल 4 बना दिए, इस तरीके से बना दिए। लेखा या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में, जैसे अकाउंटिंग वगैरह में इस तरीके से भी समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया अपना पंक्चुएशन यानी ब्रैम चिन्ह वाला जो इसका चैप्टर का पार्ट है वो पूरा। तो वाक्य भेद में ही आता है, वाक्य भेद हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। तो बाकी क्लास भी हमने अपलोड कर दी हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, जो वाक्य भेद और ब्राह्म चिन्ह दोनों को मिला करके एक ही साथ हम इसके क्वेश्चन करेंगे, 44 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको अगर बुक भी साथ में रखना चाहते हैं तो लुसेंट की सामान्य हिंदी की बुक बहुत अच्छी है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमारी क्लास रेफ़र करेंगे तो आपका एकदम पक्का वाला क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हमने देखा था विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन, उद्धरण, इन्वर्टेड कॉमा वाला, योजक वाला, निर्देशक वाला, कोष्टक, करण यानी कि ब्रैकेट वाला, हंसप्रत, त्रुटिपूर्व वाला, रेखांकन अंडरलाइन वाला, और लागत चिन्ह, लोप चिन्ह और कुछ चिन्ह अलग थे जो ऊपर नहीं डिफाइन किए गए थे, तो वो हमने यहाँ पर अब कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। ओके गाइज, बाय।